देखिए, आज हम प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल, सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपद, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मगध साम्राज्य, सिकंदर, मौर्य साम्राज्य, शक, कुषाण संगम, गुप्त साम्राज्य, वाकाटक वंश, पुष्यभूतिवर्धन वंश, दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। देखिए, इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहते हैं। इसने हिस्टोरी का बुक लिखी थी। ये यूनान का निवासी था। इतिहा- देखिए, इतिहास का जनक हेरोडोटस है। इसने हिस्टोरी का लिखी थी। ये यूनान का रहने वाला था। इतिहास का वर्गीकरण है। इतिहास को हम तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है प्रागैतिहासिक काल। इसे इसके लिखित साक्ष्य मिले नहीं है। इसमें हम पुरापाषाण काल को रखते हैं, मध्यपाषाण काल को रखते हैं, नवपाषाण काल को रखते हैं। देखिए, प्रागैतिहासिक काल है। इसमें हम पुरापाषाण काल को रखते हैं, मध्यपाषाण काल को रखते हैं, नवपाषाण काल को रखते हैं। अब हम दूसरे पे आते हैं। आद्य आद्य ऐतिहासिक काल। इसके लिखित साक्ष्य मिले हैं लेकिन पढ़ा नहीं जा सका। इसमें हम सिंधु सभ्यता को रखते हैं, वैदिक सभ्यता को रखते हैं। देखिए, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल। इसके लिखित साक्ष्य मिले हैं पर पढ़ा नहीं जा सका है। इसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता को रखते हैं, वैदिक सभ्यता को रखते हैं। बाद में वेदों को पढ़ा गया था। सिंधु सभ्यता की लिपि को लिखने का तरीका भावचित्रात्मक है। बाद में वेदों को पढ़ा गया था। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भाषा की लिखने की तरीका। देखिए, ऐतिहासिक काल। ईसा मसीह के जन्म से पूर्व 563 बीसी और ईसा मसीह के जन्म के बाद एडी एडी होता है। और ईसा मसीह के जन्म से पूर्व यानी बिफोर क्राइस्ट, बिफोर कॉमन एरा। और एडी का फुल फॉर्म है एनो डोमिनी। 712 एडी से लेकर मोहम्मद बिन कासिम से लेकर 1707 से 1947 तक भारत की स्वतंत्रता और औरंगजेब की मृत्यु तक ऐतिहासिक काल। अब हम प्रागैतिहासिक काल को पढ़ेंगे। ये अज्ञात से 10,000 बीसी तक है पुरापाषाण काल। हम पुरापाषाण काल को रखेंगे। जीवन अस्थिर था, खानाबदोश थे, पत्थरों का युग था, कच्चा मांस खाते थे, शिकार का अल्प ज्ञान था, आग की खोज हुई इसमें। देखिए, हम दोबारा पढ़ते हैं। अज्ञात अज्ञात से 10,000 बीसी तक है पुरापाषाण काल को रखते हैं हम। जीवन अस्थिर था, खानाबदोश थे, पत्थरों का युग था, पत्थर का प्रयोग करते थे, कच्चा मांस खाते थे, शिकार का अल्प ज्ञान था, आग की खोज हुई थी। जिसमें चित्रकारी की शुरुआत हुई थी। रॉक पेंटिंग, रोल चित्रकला। इसमें हम भीमबेटका की गुफाएं हैं, महाभारत कालीन गुफाएं हैं। इसमें चित्रकारी की शुरुआत रॉक पेंटिंग से चित्रकारी, भीमबेटका की गुफाएं हैं, महाभारत कालीन गुफाएं। इसकी खोज 1957 से 58 में बीएस वाकड़कर ने करी थी। ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। यूनेस्को को विश्व सूची वर्ल्ड हेरिटेज साइट 2003 में शामिल हुई है। चित्रकारी की शुरुआत रॉक पेंटिंग चित्रकारी है। इसमें भीमबेटका की गुफाएं हैं, महाभारत कालीन गुफाएं हैं।
इसकी खोज 1957-58 BS वाकड़वाड़कर ने करी थी। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में 2003 में शामिल है। अब हम मध्य पाषाण काल को रखेंगे। 10,000 से 4,000 BC लघु पाषाण काल भी कहते हैं इसे। इसका शिकार का पूर्व ज्ञान हो गया था। तीर कमान का प्रयोग करते थे इसमें। मध्य पाषाण काल को 10,000 से 400 BC लघु पाषाण काल भी कहते हैं। इसमें शिकार का पूर्ण ज्ञान हो गया था। इसमें तीर कमान का प्रयोग करते थे। पशुपालन की शुरुआत हो गई थी। इसमें पहला पालतू पशु कुत्ता था। साक्ष्य मिले आदमगढ़ मध्य प्रदेश और बागौर से राजस्थान। पशुपालन की शुरुआत प्रथम पशुपालन कुत्ता था। प्रथम पालतू पशु कुत्ता था। साक्ष्य मिले आदमगढ़ मध्य प्रदेश से, बागौर राजस्थान से। इस काल में छोटे छोटे पत्थर जिन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता था का प्रयोग बड़ी मात्रा में हुआ है। इस काल में छोटे छोटे पत्थर जिन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता है का प्रयोग बड़ी मात्रा में हुआ है। इसमें तीर कमान का प्रयोग किया जाने लगा था। पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। पहला पशु कुत्ता था। साक्ष्य आदमगढ़ मध्य प्रदेश, बागौर राजस्थान। शब्द अपनाने की प्रथा शुरू की गई थी। लेखनिया यूपी से मिर्जापुर से 17 मानव कंकाल मिले हैं। माधा यानी यूपी युगल समाधि मिली है। 3 टॉम फ्रॉम द सेम गर्ल्स। लगनाथ से गुजरात से पशुओं की हड्डी मिली है। इसमें शब्द अपनाने की प्रथा शुरू हुई थी। लेखरिया यूपी मिर्जापुर से 17 कंकाल मिले हैं। माधा से युगल समाधि मिली है। लगनाथ गुजरात पशुओं की हड्डी मिली है। मध्यकाल के प्रमुख स्थल कुचाई, जलहट्टी। अब हम नवपाषाण काल में आ गए हैं। 4000 से 2500 BC। बर्तन बनाना सीख लिया। खाना पकाने में साक्ष्य मिले प्रयागराज यूपी से। कृषि का साक्ष्य मेहरगढ़ पाकिस्तान, बेलन नदी के किनारे है। ये सबसे पुरानी कृषि बस्ती है। ये नवपाषाण काल 4000 से 2500 BC। बर्तन बनाना सीख लिया था। प्रयोग खाना पकाने में। साक्ष्य मिले प्रयागराज यूपी से। कृषि का साक्ष्य मेहरगढ़ पाकिस्तान, बेलन नदी के किनारे है। सबसे पुरानी कृषि बस्ती थी ये। पहली फसल जो यानी इसको हम यव कहते हैं। पहिए का आविष्कार इसी में हुआ है। पूजा के साक्ष्य मिले हैं। प्रमुख स्थल है संगनकल्लू कर्नाटक, राग का टीला मिला है। पूजा के साक्ष्य मिले हैं। प्रमुख स्थल है संगनकल्लू कर्नाटक, राग के टीले मिले हैं यहाँ से। सोन घाटी मध्य प्रदेश में है। बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में है। सिंहभूमि झारखंड में है। पूजा के साक्ष्य मिले हैं। प्रमुख स्थल संगनकल्लू कर्नाटक है। यहाँ से राग का टीला मिला है। सोन घाटी मध्य प्रदेश में है। बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में है। सिंहभूम झारखंड में है। अब नवपाषाण काल के बाद ताम्रपाषाण काल हो जाता है। इसमें तांबे की खोज हुई। मानव द्वारा प्रयोग किए जाने वाला पहला धातु तांबा ही था। तांबा यानी कांसा। तांबे से ही कांसा बनाया जाता है, मिक्स धातु। तांबा प्लस टीन को मिलाकर टीन बनता है। इसके बाद लोहे की खोज हुई उत्तर वैदिक काल में। अतरंजी खेड़ा से साक्ष्य मिले हैं। यूपी से एटा। देखिए ताम्रपाषाण काल इसमें तांबे की खोज हुई। मानव द्वारा प्रयोग किए जाने वाले पहले धातु तांबा था।
तामे तामा तांबे से ही कांसा बनता है। तामा प्लस टीन को मिला के कांसा बन जाता है। लोहे, उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हुई अतरंगी खेड़ा एटा यूपी से। ताम्रपाषाण संस्कृति, बनारस संस्कृत, राजस्थान। इस संस्कृत को ताम्रवती भी कहते हैं क्योंकि बड़े पैमाने पर तांबा मिला था। ताम्रपाषाण संस्कृति, बनारस संस्कृति, राजस्थान में है ये। इस संस्कृति में ताम्रवती भी कहते हैं क्योंकि बड़े पैमाने पर तांबा मिला था। कायस्थ संस्कृति, मालवा संस्कृति मध्य प्रदेश में नवडटोली। कायस्थ संस्कृति मध्य प्रदेश में है। मालवा संस्कृति मध्य प्रदेश में है। जोगी संस्कृति महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में इनाम गांव है, सोने गांव है। जोगी संस्कृति महाराष्ट्र में है, इनाम गांव, सोने गांव। ताम्रपाषाण संस्कृति कृषक ग्रामीण संस्कृतियां थी। ताम्रपाषाण संस्कृति कृषक ग्रामीण संस्कृतियां थी। अब हम सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल का है। इसका समय है 2500 से लेके 1750 बीसी। ये एक नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं इसे, सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं इसे, कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, सुमेरियन सभ्यता भी कहते हैं। पहली बार 1826 में चार्ल्स मैसन ने खोजा। 1856 में पहली बार कनिंघम ने सर्वेक्षण किया। सिंधु घाटी सभ्यता, इसे आद्य ऐतिहासिक काल क्यों रखा जाता है। इसमें 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी है। ये एक नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, सुमेरियन सभ्यता भी कहते हैं। पहली बार 1826 में चार्ल्स मैसन ने खोजा। 1856 में पहली बार कनिंघम ने सर्वेक्षण किया। कनिंघम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जनक। कनिंघम भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का जनक, प्रथम महानिदेशक। वर्तमान में पदुवीर सिंह रावत हैं। स्थापना 1861 में, मुख्यालय नई दिल्ली में। जॉन मार्शल, सिंधु घाटी सभ्यता 1924 में जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता के पाए जाने की विधिवत घोषणा की। जॉन मार्शल एएसआई के महानिदेशक थे। 1924 में जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता के पाए जाने की विधिवत घोषणा की। जॉन मार्शल एएसआई के महानिदेशक थे। सिंधु घाटी सभ्यता, इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, एक नगरीय सभ्यता थी। मकान ग्रिड पद्धति में बने हुए थे। पक्के मकान थे। ईंटों का प्रयोग किया जाता था। ईंटों का अनुपात 4:1। लिपि भाव चित्रात्मक थी, दाएं से बाएं लिखी जाती थी। कभी कभी यह लिपि बाएं से दाएं भी लिखी जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। मकान ग्रिड पद्धति से बने थे। पक्के मकान थे, ईंटों से बने थे। ईंटों का अनुपात 4:1। लिपि भाव चित्रात्मक थी, दाएं से बाएं लिखी जाती थी। कभी कभी यह लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती थी। बेस्ट ऑफ फ्रीडन शैली, इसे हम बेस्ट ऑफ फ्रीडन शैली भी कहते हैं। सबसे प्राचीन नगर भिलवाड़ा हरियाणा में है। इसकी खोज 2024 में हुई है। कितने वर्ष पुराना है? 7500 से लेके 6300 बीसी। 7500 बीसी से लेके 6500 पुरानी है। सबसे पुराना प्राचीन नगर है भिलवाड़ा हरियाणा।
खोज 2024 कितने वर्ष पुराना है? 7500 से लेके 6500 BC। समाज सत्तात समाज था मात्र सत्तात्मक, आकार त्रिभुजाकार। सिंधु घाटी सभ्यता का बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो था। सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान में सिंधु घाटी सभ्य इस समाज था मात्र सत्तात्मक, आकार था त्रिभुजाकार। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था मोहनजोदड़ो, सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान में। सिंधु घाटी सभ्यता का सिंधु घाटी सभ्यता भारत में सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी हरियाणा है। सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी हरियाणा में है। 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता के विधिवत पाए जाने की घोषणा की गई। जॉल मार्शल ने ASI के महानिदेशक थे ये। 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता के विधिवत पाए जाने की घोषणा की गई। जॉन मार्शल ने ASI के महानिदेशक थे ये। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। लिपि भाव चित्रात्मक थी जो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। कभी कभी यह बाएं से दाएं भी लिखी जाती थी। इस शैली को बेस्ट ऑफ एडॉन शैली भी कहते हैं। सबसे प्राचीन नगर भिंडाना हरियाणा खोज 2014 में हुई। 7500 BC से लेके 6500 BC लगभग पुराना है। तिथिवत निर्धारण के लिए कार्बन 14 C14 का प्रयोग किया गया। तिथिवत निर्धारण के लिए कार्बन C14 का प्रयोग किया गया। समाज मार्क्सिस्तात्मक था, आकार त्रिभुजाकार था। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी हरियाणा में है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, जो वर्तमान में पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो, जो वर्तमान में पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। इस सभ्यता में सर्वप्रथम खोजा गया स्थल हड़प्पा है। इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा वर्तमान में पाकिस्तान में रावी नदी के किनारे है। इस सभ्यता में सर्वप्रथम खोजा गया स्थल हड़प्पा है, जिसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा वर्तमान में पाकिस्तान रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा सभ्यता के निर्माता संभवतः द्रविड़ थे। हड़प्पा सभ्यता के निर्माता संभवतः द्रविड़ थे। हड़प्पा में ईंटों का अनुपात 4:2:1 था। हड़प्पा सभ्यता में ईंटों का अनुपात 4:2:1 था। पूजा के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। इसके अलावा माथे देवी, पेड़, सांप, पशु, जल, स्वास्तिक चिन्ह मिले हैं। पूजा के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। इसके अलावा माथे देवी, पेड़, सांप, पशु, जल, स्वास्तिक चिन्ह भी मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता से मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता से मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहे का प्रयोग नहीं करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहे का प्रयोग नहीं करते थे। पवित्र पशु था कुवड़ वाला बैल। पवित्र पशु मिला है कुवड़ वाला बैल, कांसे का बना हुआ। मीठे में शहद का प्रयोग करते थे। मीठे में शहद का प्रयोग करते थे। यहाँ के लोग व्यापार करते थे, आयात और निर्यात। यहाँ के लोग व्यापार करते थे, आयात और निर्यात।
लोथल सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह था। सुरकोट दा भी बंदरगाह था। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह था। गुजरात में सुरकोट दा है, वो भी बंदरगाह था। यह सभ्यता दो टीलों में विभाजित थी। यह सभ्यता दो टीलों में विभाजित थी। पूर्व में सामान्य लोग रहते थे, पश्चिम में राजा और सरदार रहते थे। पूर्व में सामान्य लोग रहते थे, पश्चिम में राजा दरबार सरदार रहते थे। धोलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र नगर है जो 3 टीलों में विभाजित था। धोलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र नगर है जो 3 टीलों में विभाजित था। पूर्व, पश्चिम, मध्य। धोलावीरा गुजरात में है। इसे 2021 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में 40वें स्थल के रूप में शामिल किया गया। इसे 2021 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में 40वें स्थल के रूप में शामिल किया गया। ऐसा यह सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल है। नोट: स्वतंत्रता के पश्चात सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। देखिए, दो बार पढ़ते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। इसमें मुख्य फसल थी गेहूं और जौ। वस्त्र सूती और ऊनी पहनते थे। मुख्य फसल थी गेहूं और जौ। वस्त्र थे सूती और ऊनी। यहाँ के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। यहाँ के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक विस्तार। उत्तर में मांडाफा जो जम्मू कश्मीर में है, चिनाब नदी के किनारे। पश्चिम में सुतकांगेडोर पाकिस्तान बलूचिस्तान दास नदी के किनारे है। पूर्व में आलमगीरपुर यूपी मेरठ में हिंडन नदी के किनारे। दक्षिण में देमाबाद महाराष्ट्र परवरा नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। इसमें बकरी है, भेड़ है, बैल है, खरगोश। बकरी, भेड़, बैल, खरगोश। मोहर बनाने के लिए सेल खड़ी का प्रयोग किया जाता था। मोहरें कई प्रकार से होती थी, जैसे आयताकार, वर्गाकार, गोलाकार। मोहर बनाने के लिए सेल खड़ी का प्रयोग किया जाता था। मोहरें कई प्रकार की होती थी, जैसे आयताकार, वर्गाकार, गोलाकार। एक प्रकार का मोलियम पत्थर है। सेल खड़ी क्या है? एक प्रकार का मुलायम पत्थर है। मोहरों का उपयोग व्यापारिक उद्देश्य से किया जाता था, जैसे जार को सील करना, बोरियों के ऊपर टैग लगाना। मोहरों का प्रयोग व्यापारिक उद्देश्य के लिए किया जाता था, जैसे जार को सील करना, बोरियों पर टैग लगाना। यहाँ के लाल मिट्टी से बने बर्तनों का प्रयोग करते थे, जिन पर काले रंग को चित्रकारी होती थी। यहाँ के लाल मिट्टी से बने बर्तनों का प्रयोग करते थे, जिस पर काले रंग को चित्रकारी होती थी। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था। यातायात के लिए 2 पहिए, 4 पहिए बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे। यातायात के लिए 2 पहिए, 4 पहिए वाले बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे। शासन प्रशासन वाणिक वर्ग के हाथों में था। शासन प्रशासन वाणिक वर्ग के हाथों में था। विदेशी व्यापार। तांबा कहाँ से मिला है? खेतरी बलूचिस्तान ईरान से मिला है। तांबा कहाँ से मिला है? खेतरी बलूचिस्तान ईरान से मिला है। चांदी मिला है अफगानिस्तान से, ईरान से। सोना मिला है कर्नाटक से, अफगानिस्तान से, ईरान से। सोना मिला है कर्नाटक, अफगानिस्तान से, ईरान से। टीन मिला है अफगानिस्तान से, ईरान से। सीसा मिला है ईरान से। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण बाढ़ को माना जाता है।
सेलखड़ी राजस्थान और गुजरात अफगानिस्तान में है। सेलखड़ी गुजरात, राजस्थान, गुजरात, अफगानिस्तान। सिंधु सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण मार्ग को माना जाता है। इस यहाँ पे पर्दा प्रथा थी, वेश्यावृत्ति भी थी। मुख्य फसल गेहूं थी। जो मोहर पर सबसे अधिक अंकन किस पशु का था? श्रृंगी, एक श्रृंगी। किसकी बनी थी? सेलखड़ी की। आकार आयताकार, वर्गाकार, गोलाकार। उद्देश्य व्यापारी उद्देश्य के लिए प्रयोग की जाती थी। यातायात करते थे 2-4 पहिए की बैलगाड़ी पर। तीन टीलों में विभाजित धोलावीरा था। किस नगर को यूनेस्को में शामिल किया गया था? 2021 में धोलावीरा को। बर्तन कैसे थे? लाल मिट्टी के बने होते थे। आप देखते हैं ये कहाँ है, मुख्य स्थल देखेंगे। हड़प्पा 1921 में खोजा गया। इसकी खोज दयाराम साहनी ने करी है। ये पाकिस्तान में साहिवाल में, रावी नदी के किनारे। हड़प्पा 1921 में दयाराम साहनी ने करी है। इसकी खोज साहिवाल, पंजाब, पाकिस्तान में है, रावी नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो 1922 में खोजा गया है। राखलदास बनर्जी ने खोजा है। लरकाना सिंध पाकिस्तान में है, सिंधु नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो 1922 में राखलदास बनर्जी ने खोजा है। लरकाना सिंध पाकिस्तान में है, सिंधु नदी के किनारे। सूतकांगडोर 1927 में R.L. स्टाइन ने खोजा है। बलूचिस्तान पाकिस्तान में, दास नदी के किनारे। सूतकांगडोर 1927 में R.L. स्टाइन ने खोजा है। बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। यह दास नदी के किनारे है। चहुद्रो 1931 में खोजा गया है। N.G. मजूमदार ने खोजा है। यह सिंध पाकिस्तान में है, सिंधु नदी के किनारे। चहुद्रो 1931 में खोजा गया है। N.G. मजूमदार ने खोजा है। सिंधु नदी के किनारे है, पाकिस्तान, सिंधु नदी के किनारे है ये। डावरकोट 1935 में खोजा गया। अर्नेस्ट मैके ने खोजा है। बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, झोव घाटी में है ये। डावरकोट 1935 में अर्नेस्ट मैके ने खोजा है। बलूचिस्तान झोवर घाटी में खोजा गया है। कोट दीजी 1935 में खोजा गया है। घुर्रे ने खोजा है। घुर्रे ने खोजा है, सिंध पाकिस्तान में है, सिंधु नदी के किनारे। कोट दीजी 1935 में घुर्रे ने खोजा है। सिंध पाकिस्तान, सिंधु नदी के किनारे। रोपड़ 1953 में जगदत्त शर्मा ने खोजा है। पंजाब भारत में है यह, सतलज नदी के किनारे। रोपड़ 1953 में खोजा गया है। जगदत्त शर्मा ने खोजा है। पंजाब में है, सतलज नदी के किनारे है। राखीगढ़ी 1969 में खोजा गया है। सूरज भान रफीक मुगल ने खोजा है। हिसार हरियाणा में है, घग्गर नदी के किनारे। राखीगढ़ी 1969 में खोजा गया है। सूरज भान रफीक मुगल, हिसार हरियाणा में, घग्गर नदी के किनारे। बनावली 1973 में रविंद्र सिंह बिष्ट ने खोजा है। फतेहाबाद हरियाणा में है यह, घग्गर नदी के किनारे। बनावली 1973 में खोजा गया है। R.S. बिष्ट ने खोजा है। रविंद्र सिंह बिष्ट ने खोजा है। फतेहाबाद हरियाणा में है, घग्गर नदी के किनारे। धोलावीरा 1990 से 91 में खोजा है। रविंद्र सिंह बिष्ट ने खोजा है। कच्छ गुजरात में, मानसर मानाहर नदी के किनारे। धोलावीरा 1990-91 में खोजा गया है। रविंद्र सिंह बिष्ट ने खोजा है। कच्छ गुजरात में है यह, मानसर मानहर नदी के किनारे है। देश भुला गए हम
बीसलपुर 1963-64 में खोजा गया है। पीवी पांड्या एम के ढागे ने खोजा है। कच्छ गुजरात में है, नदी का पता नहीं है। बीसलपुर 1973-64 में खोजा गया है। पीवी पांड्या ने खोजा है, एम के ढागे ने खोजा है। इसके साथ कच्छ गुजरात में है, नदी का पता नहीं। अलोथलागे 1957 में है। एम.एन. राव ने खोजा है, अहमदाबाद गुजरात में है। एम.आर. राव ने खोजा है, अहमदाबाद गुजरात में है। ये भोगवा नदी के किनारे लोथल 1957 में खोजा गया है। एम.आर. राव ने खोजा है, अहमदाबाद गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे। सूतकांगेडोर 1964 में जगपति जोशी ने खोजा है, कच्छ गुजरात में है। सूतकांगेडोर 1964 में जगपति जोशी ने खोजा है, कच्छ गुजरात में है। रंगपुर 1931 में माधव स्वरूप वत्स ने खोजा है, अहमदाबाद गुजरात में है, मादल नदी के किनारे। रंगपुर 1931 में माधव स्वरूप वत्स, अहमदाबाद गुजरात में, माधव नदी के किनारे। आलमगीरपुर 1958 में जगदत्त शर्मा ने खोजा है, मेरठ यूपी में है, हिंडन नदी के किनारे। आलमगीरपुर 1958 में खोजा गया है, जगदत्त शर्मा ने खोजा है, मेरठ यूपी उत्तर प्रदेश में, हिंडन नदी के किनारे। कालीबंगा इसका मतलब कालीबंगा 1973 में अमलानंद घोष ने खोजा, हनुमानगढ़ राजस्थान में, ये घग्गर नदी के किनारे है। कालीबंगा 1951 में पहली बार देखा गया था। 1953 में खोजा गया है, ये अमलानंद घोष ने, हनुमानगढ़ राजस्थान में, घग्गर नदी के किनारे है। दैमाबाद 1974 से लेके 79 तक है, M.A. सली ने खोजा है, अहमदनगर महाराष्ट्र में है, प्रवरा नदी के किनारे। दामाबाद 1974 से 79 तक है, S.A. सली ने खोजा है, अहमदनगर महाराष्ट्र में है, प्रवरा नदी के किनारे है। सोतकाकोहो 1962 में खोजा गया है, डेल्स ने खोजा है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। सातकोहो 1962 में खोजा गया है, डेल्स ने खोजा है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। सादीकोर मांडा 1976 में, 1977 में खोजा गया है, मधुबाला एवं J.P. जोशी ने खोजा है। जम्मू कश्मीर भारत में है, चिनाब नदी के किनारे। मांडा 1976 से 77 में खोजा गया है, मधुबाला एवं J.P. जोशी ने खोजा है, जम्मू कश्मीर में है, चिनाब नदी के किनारे है। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हड़प्पा 5 किलोमीटर की परिधि में फैला हुआ था। ग्रिड पद्धति से बना नगर था। सब दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा के आवास के क्षेत्र दक्षिण में एक कब्रिस्तान है, जिसे कब्रिस्तान RS-47H नाम दिया गया था। हड़प्पा 5 किलोमीटर परिधि में फैला हुआ था। ग्रिड पद्धति से बना था। सब दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा के आवास क्षेत्र के दक्षिण में एक कब्रिस्तान था, जिसे कब्रिस्तान RS-37 कहा जाता है। नवपाषाण काल के स्थल मेहरगढ़ से कपास की खेती के साक्ष्य मिले हैं। नवपाषाण काल के स्थल मेहरगढ़ से कपास की खेती के साक्ष्य मिले हैं। कपास की खेती के साक्ष्य हड़प्पा से भी मिले हैं। कृषि पशुपालन कपास की खेती यहाँ से भी मिले हैं। सुरक्षा दुर्ग मिले हैं। मोहनजोदड़ो बनाने के लिए शेर खड़ी का प्रयोग किया जाता था। सुरक्षा पर मोहर बनाने के लिए शेर खड़ी का प्रयोग किया जाता था। स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे मिले हैं, यहाँ से धरती माता कहते हैं इसे। स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे वाली मूर्ति मिली है। पुरुष की नृत्य
पुरुष की नृत्य करती काले पत्थर की मूर्ति मिली है। लाल पत्थर की मूर्ति भी मिली है। पुरुष की नृत्य करती हुई काले पत्थर की मूर्ति एवं लाल पत्थर की भी मानव मूर्ति मिली है। नटराज कहते हैं जिसे। गेहूं तथा जौ के दाने भी मिले हैं। अब हम मोहनजोदड़ो पे आ गए हैं। सिंधी भाषा में अर्थ है मृतकों का टीला। अब हम मोहनजोदड़ो पे आ गए हैं सिंधी भाषा में। मृतकों को इसका अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो सिंध का गांव बाग, रेगिस्तान का बगीचा, स्तूपों का शहर। भारतीय उपमहाद्वीप में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। ये भारत में सबसे बड़ी राखी गढ़ी है। भारतीय उपमहाद्वीप में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है मोहनजोदड़ो। भारत में सबसे बड़ा राखी गढ़ी। सिंध बाग के भी कहते हैं, रेगिस्तान का बगीचा भी कहते हैं, स्तूपों का शहर भी कहते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या इसी में है। विशाल स्नानागार धार्मिक उद्देश्य के लिए स्नान हेतु निर्मित था। विशाल स्नानागार धार्मिक उद्देश्य के लिए स्नान हेतु निर्मित। इसकी लंबाई थी 11.89 मीटर, चौड़ाई थी 7.01 मीटर, गहरा था 2.44 मीटर। लंबाई थी 11.89 मीटर, चौड़ाई थी 7.01 मीटर, गहरा था 2.44 मीटर। इसमें वाटर प्रूफिंग के साक्ष्य मिले हैं। विश्व में पहला उदाहरण है ये वाटर प्रूफिंग के साक्ष्य। विशाल अन्नागार था यहाँ की सबसे बड़ी इमारत। विशाल अन्नागार यहाँ की सबसे बड़ी इमारत थी। लंबाई 45.71, चौड़ाई लंबाई थी 45.71 मीटर, चौड़ाई थी 15.23 मीटर। लंबाई थी 45.71 मीटर, चौड़ाई थी 15.23 मीटर। अन्नागार हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल एवं कालीबंगा के साक्ष्य मिले हैं। अन्नागार के साक्ष्य हड़प्पा से भी मिले हैं, मोहनजोदड़ो से भी मिले हैं, लोथल से भी मिले हैं, कालीबंगा से भी मिले हैं। इसके साक्ष्य कांसे की नर्तकी की मूर्ति भी मिली है। कांसे की नर्तकी की मूर्ति भी मिली है। पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति मिली है। पशुपतिनाथ शिव की भी मूर्ति मिली है। सूती कपड़ा भी मिला है, चांदी के बर्तनों में लिपटा हुआ। सूती का कपड़ा भी मिला है, चांदी के बर्तनों में लिपटा हुआ। 20 स्तंभों वाला भवन भी मिला है। 20 स्तंभों वाला भवन भी मिला है। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के मकान पक्की ईंटों के बने थे। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के मकान पक्की ईंटों से बने थे। दाढ़ी वाले व्यक्ति की मूर्ति भी मिली है। दाढ़ी वाले व्यक्ति की मूर्ति भी मिली है। सर्वाधिक वे ही थे। सर्वाधिक अभिलेख मोहरे हड़प्पा से। सर्वाधिक मोहरे मिली हैं। सर्वाधिक अभिलेख मोहरे हड़प्पा से मिली है। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा को पिग्गट ने जुड़वा राजधानी कहा। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा को पिग्गट ने जुड़वा राजधानी बोला था। अब हम मोहनजोदड़ो पे आ गए हैं। मनके का कारखाना मिला है। चौहुदड़ो मनके का कारखाना मिला है। हड़प्पा सभ्यता का औद्योगिक केंद्र था। हड़प्पा सभ्यता का औद्योगिक केंद्र था। वक्राकार ईंटें मिली है। वक्राकार ईंटें मिली है। दुर्ग का अस्तित्व नहीं मिला। मेकअप किट मिली है। काजल लिपस्टिक मिला है। मेकअप किट मिली है, काजल लिपस्टिक मिला है। स्याही की दावत में मिली है। इंकपोर्ट जिसे कहते हैं। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते की पदवी मिलते हैं। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पद्म चिन्ह भी मिले हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है। सिंधु घाटी का बगीचा मोहनजोदड़ो को कहते हैं। काले पत्थर की नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति हड़प्पा से मिली है। कांसे की खेती के लिए साक्ष्य हड़प्पा है।
गेहूं और जो दाने मिले हैं हड़प्पा से। काशी की नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है। मोहनजोदड़ो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को जो राजधानी कहा कि घटना सर्वाधिक मोहरे मोहनजोदड़ो से, अभिलेख मोहर हड़प्पा से, विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से, लाल पत्थर की पुरुष की मूर्ति हड़प्पा से मिली है। इंक पोट मिले चौहुदड़ो से, वाटर प्रूफिंग मिली है मोहनजोदड़ो से, मेकअप किट मिली है चौहुदड़ो से, कुत्ते के पंजे मिले हैं चौहुदड़ो से, मन के का कारखाना मिला है। अब लोथल आ गए। लोथल भोगवा नदी के किनारे है। लघु लघु हड़प्पा भी कहते हैं, लघु हड़प्पा भी कहते हैं, लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। लोथल इसको हम लघु हड़प्पा एवं लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। लोथल से आवासीय क्षेत्रों में वर्ताकार चतुर्भुजाकार अग्निकुंड भी मिले हैं। लोथल से आवासीय क्षेत्रों में वर्ताकार चतुर्भाकार अग्निकुंड मिले हैं। अग्निकुंड हवन कुंड लोथल कालीबंगा से भी मिले हैं। अग्निकुंड हवन कुंड लोथल कालीबंगा से भी मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह था। हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह था। यहाँ से पश्चिमी एशिया से व्यापार होता था। हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह था। यहाँ से पश्चिमी एशिया से व्यापार होता था। लोथल के पूर्वी भाग को जहाज लोथल के पूर्वी भाग में जहाज को गोदी डॉक यार्ड मिली है। लोथल के पूर्वी भाग में जहाज को गोदी यार्ड मिली है। लोथल का गोदीवाड़ा सबसे विशाल हड़प्पा संरचना है। लोथल का गोदीवाड़ा सबसे विशाल संरचना है। हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी संरचना क्रम से लोथल को गोदीवाड़ा का अन्नगार, मोहनजोदड़ो का अन्नगार, मोहनजोदड़ो का स्नानागार। हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी संरचना है लोथल का गोदीवाड़ा, हड़प्पा के अन्नगार, मोहनजोदड़ो का अन्नगार, मोहनजोदड़ो का स्नानागार। चावल का सबसे पहला साक्ष्य चावल का छिलका भी यहीं से मिला है। फारस की मोहर मिली है चौहुदड़ो से। व्यापारिक नगर था ये। 3 युगल समाधि में मिली है। SR राव ने इसे सती प्रथा का प्रतीक माना जाता है। हड़प्पा का मैनचेस्टर भी इसे चौहुदड़ो को कहते हैं। फारस की मोहर भी मिली है लोथल से। व्यापारिक नगर था ये लोथल। 3 युगल समाधि मिली हैं। SR राव ने इसे सती प्रथा का प्रतीक माना जाता है। लोथल से 3 युगल समाधि मिली हैं। इसे सती प्रथा का प्रतीक माना जाता है। हड़प्पा का मैनचेस्टर था। यह हड़प्पा का मैनचेस्टर था लोथल। घोड़े की लघु मूर्ति मिली है। घोड़े की लघु मडर मूर्ति मिली है। मिट्टी की नाव खिलौने के रूप में वृत्ताकार चक्की के 2 पार्ट मिले हैं। मिट्टी की मम्मी का मॉडल मिला है। मिट्टी की मम्मी का मॉडल मिला है। अब हम कालीबंगा पढ़ेंगे। अब कालीबंगा पढ़ेंगे हम। दशरथ शर्मा ने इसे हड़प्पा सभ्यता की राजधानी कहा है। कालीबंगा दशरथ शर्मा ने इसे हड़प्पा सभ्यता की राजधानी कहा है। जुते हुए खेत का साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से कालीबंगा से हल के निशान मिले हैं। जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। हड़प्पा हल के निशान भी मिले हैं। अब वो खत्म हो गया है। हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे हम। वृत्ताकार चक्की के 2 पार्ट मिले हैं। हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। वृत्ताकार चक्की के 2 पार्ट मिले हैं। मिट्टी की मम्मी कहाँ मिली है बताओ। कालीबंगा दशरथ शर्मा ने इसे हड़प्पा सभ्यता की राजधानी कहा है।
कालीबंगा दस दशरथ सरमाने से हड़प्पा सभ्यता की राजधानी कहा है। जूते खेत के साक्ष्य मिले, यहाँ से हल्के निशान भी मिले हैं। कालीबंगा से 7 आयताकार हवन कुंड, अग्नि कुंड के साक्ष्य भी मिले हैं। कालीबंगा से 7 आयताकार हवन कुंड या अग्नि कुंड के साक्ष्य भी मिले हैं। कालियां चूड़ियां भी मिली हैं मिट्टी की, काली चूड़ियां भी मिली मिट्टी की। ऊंट की अस्थियां भी मिली हैं, ऊंट की अस्थियां भी मिली हैं। फर्श में ईंटों का प्रयोग होता था, फर्श में ईंटों का प्रयोग होता था। हाथी के दांत की कंघी मिली है, हाथी के दांत की कंघी मिली है कालीबंगा से। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सूती वस्त्रों का हाथी दांत से बनाकर सामान मन के आदि करने एक्सपोर्ट करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सूती वस्त्रों का हाथी दांत से बना सामान मन के आदि का एक्सपोर्ट करते यानी निर्यात करते थे। सिलवट्टा मिला है, भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। सिलवट्टा मिला है, भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। लकड़ी की नाली मिली है, लकड़ी की नाली मिली है। अत्यंष्टि संस्कार के साक्ष्य मिले हैं, अत्यंष्टि संस्कार के साक्ष्य मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र नगर जिसके नीचे भाग में जहां सामान्य लोग रहते थे भी किलेबंदी की गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र नगर जिसके नीचे भाग में जहां सामान्य लोग रहते थे भी किलेबंदी की गई थी। पूर्व में सामान्य लोग रहते थे, नगर क्षेत्र था। पश्चिम में राजा सरदार रहते थे, उच्च वर्ग के लोग दुर्गीगरत। पूर्व में सामान्य लोग रहते थे, नगर क्षेत्र था। पश्चिम में राजा सरदार रहते थे, उच्च वर्ग के लोग रहते थे, दुर्गीकृत रहते थे। कालीबंगा में पूर्व में दुर्गीकृत था, सुरक्षा पूर्व पश्चिम में था, सुरक्षा दीवारें। अब हम धोलावीरा पढ़ेंगे। ये आयताकार नगर था। राखीगढ़ी एवं धोलावीरा भारत में खोजे गए सबसे बड़े हड़प्पाकालीन नगर हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में मोहनजोदड़ो, हड़प्पा एवं गनेड़ीवाल पाकिस्तान में सभी के बाद राखीगढ़ी चौथा सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन नगर है। धोलावीरा आयताकार नगर है। राखीगढ़ी एवं धोलावीरा भारत में खोजे गए सबसे बड़े हड़प्पाकालीन नगर हैं तथा भारतीय उपमहाद्वीप में मोहनजोदड़ो, हड़प्पा एवं गनेड़ीवाल पाकिस्तान में सभी के बाद राखीगढ़ी चौथा सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल है। भारत में राखीगढ़ी है, दूसरा धोलावीरा है। भारत में उपमहाद्वीप में सबसे बड़ा मोहनजोदड़ो है, दूसरा हड़प्पा है, तीसरा गनेड़ीवाल है, तीसरा राखीगढ़ी है। धोलावीरा 3 भागों में विभाजित था। धोलावीरा 3 भागों में विभाजित था। हड़प्पा की पहले खगोलीय पर्यवेक्षणशाला यहाँ से मिली है। हड़प्पा की पहले खगोलीय पर्यवेक्षणशाला यहाँ से मिली है। धोलावीरा की रक्षा प्राचीन पत्थर से निर्मित थी। धोलावीरा की रक्षा यानी प्राचीन पत्थर से निर्मित थी। प्राचीर धोलावीरा की रक्षा प्राचीर पत्थर से निर्मित थी। रक्षा दीवारें सुनामी के भी साक्ष्य मिले हैं। यहाँ 16 तालाब भी मिले हैं। सुनामी के भी तालाब साक्ष्य मिले हैं, 16 तालाब भी मिले हैं। जल प्रबंधन व्यवस्था कृत्रिम जलाशय बांध निर्माण के साक्ष्य में मिले हैं। जल प्रबंधक व्यवस्था कृत्रिम जलाशय में मिले हैं, बांध निर्माण के साक्ष्य में मिले हैं। खेल के स्टेडियम के साक्ष्य में मिले हैं, खेल के स्टेडियम के साक्ष्य में मिले हैं। अब हम सूतकोटदा को पढ़ेंगे। घोड़े की हड्डियां मिली हैं सूतकोटदा से। तराजू का पलड़ा मिला है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मिला है। सूतकोटदा घोड़े की हड्डियां मिली हैं, तराजू मिला है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मिला है। हम रंगपुर पढ़ेंगे। गुजरात में है रंगपुर। कच्ची ईंटों का दुर्ग मिला है। चावल की खेती के साक्ष्य मिले हैं। धान की भूसी मिली है रंगपुर से। कच्ची ईंटों का दुर्ग मिला है।
चावल की खेती के साक्ष्य मिले हैं, धान की भूसी मिली है। बनावली हरियाणा में है, खिलौने के साक्ष्य खिलौने के रूप में हल आकृति मिली है। खिलौने के रूप में हल आकृति मिली है, मिट्टी का हल मिला है। जो कि अवशेष मिले हैं बनावली से, मिट्टी के बर्तन मिले हैं, धान पत्र में मिला है। यानी पता नहीं इसका मतलब, बनावली पढ़ेंगे, हरियाणा में है, खिलौने के रूप में हल आकृति मिली है, जौ के अवशेष में मिले हैं, मिट्टी के बर्तन में मिले हैं, धान पत्र में मिले हैं। वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे अब हम। वैदिक सभ्यता पूर्व वैदिक काल, ऋग वैदिक काल भी कहते हैं, 1500 BC से लेके 1000 BC तक है। पूर्व वैदिक काल, ऋग वैदिक काल को हम 1500 BC से लेके 1000 BC तक रखते हैं। उत्तर वैदिक काल को 1000 BC से लेके 600 ईस्वी तक रखते हैं, ऐसा पूर्व। उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल को हम 1000 BC से लेके 600 BC तक रखते हैं। उत्तर वैदिक काल में सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद है। और पूर्व वैदिक काल में ऋग्वेद आ जाता है। वेदों का संकलन कराया महर्षि वेद व्यास ने। वेदों की संख्या 4 है। वेदों का संकलन कराया महर्षि वेद व्यास ने। वेदों की संख्या 4 है। वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद। ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद। वेदों को समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता, यह आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता है। भारत में आने वाले पहले विदेशी थे ये आर्य। वैदिक सभ्यता है, गोरे थे। सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माण द्रविड़ भारतीयों काले हैं हो। सिंधु सभ्यता के निर्माण में द्रविड़ भारतीय के लोग हैं, काले थे वो। आर्य खुद को श्रेष्ठ कहते थे। आर्य का अर्थ श्रेष्ठ। ग्रामीण सभ्यता थी ये, भारत भाषा संस्कृत थी। ग्रामीण सभ्यता थी, भाषा संस्कृत थी। आर्यों का आगमन मैक्स मुलर के द्वारा मध्य एशिया से आए हैं। मैक्स मुलर ने बोला है मध्य एशिया से आए हैं। एडवर्ड मेयर ने पामेर के पठार को बताया। एडवर्ड मेयर ने पामेर के पठार को बताया है। मेनका हट जर्मनी को बताया है। मेनका हट ने जर्मनी को बताया है। दयानंद सरस्वती ने तिब्बत को बताया है। दयानंद सरस्वती ने तिब्बत को बताया है। गाइल्स ने हंगरी को बताया है। गाइल्स ने हंगरी को बताया है। बीजी तिलक ने उत्तरी ध्रुव को बताया है। बीजी तिलक ने उत्तरी ध्रुव को बताया है। वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे पर थी। वैदिक सभ्यता सरस्वती के नदी के किनारे पर थी। वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे थी। मैक्स मुलर ने आर्यों का आगमन मध्य एशिया से आया है। मैक्स मुलर ने आर्यों का आगमन हिंदू कुश पर्वत मध्य एशिया से आए हैं। ये हिंदू कुश पर्वत भारत में आए हैं। भारत का आक्रमण कराया। सिंधु घाटी सभ्यता दशराग्य युद्ध था। आर्यों के राजा सुदास थे। द्रविड़ भारतीय राजा हार गए। वैदिक सभ्यता सामान्य जानकारी ऋग्वेदिक काल की। सामान्य जानकारी ऋग्वेदिक ग्रामीण थी संस्कृति इनकी। पशुपालन पर आधारित थी एवं राजतंत्रीय थी। ग्रामीण संस्कृति पशुपालन आधारित थी, राजतंत्रीय थी। मुख्य व्यवसाय पशुपालन था।
ये शाकाहारी थे और मांसाहारी भी थे। सामान्यत मकान निर्माण था। सामान्यत मकान निर्माण था। यहाँ चार वर्ग में बटा तो समाज 4 वर्ग में बटा था। पुरोहित, योद्धा, व्यापारी, श्रमिक। पुरोहित, योद्धा, व्यापारी, श्रमिक। महिलाओं की स्थिति कैसी थी? इस समय महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। महिलाओं की स्थिति कैसी थी? इस समय महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। विवाह, अंतरजातीय विवाह, नियोग प्रथा। अंतरजातीय विवाह, नियोग विवाह विवाह के दो प्रचलन थे। रिलेशन, बच्चा पैदा करने के लिए नियोग प्रथा। अनुलोम, अनुलोम लड़का उच्च वर्ग का होता था, लड़की निम्न वर्ग की होती थी। प्रतिलोम में लड़की उच्च वर्ग की होती थी, लड़का निम्न वर्ग का होता था। हस्बैंड, बच्चा पैदा करने में समक्ष नहीं। ऋग्वेदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था। ऋग्वेदिक काल की राज्य व्यवस्था। कुल प्रमुख, कुलपा। कुल प्रमुख, कुलपा। कुल प्रमुख को कुलपा कहते हैं। ग्राम प्रमुख को ग्रामणी कहते हैं। विस्पति प्रमुख को विस्पति कहते थे। जन प्रमुख को राजा या राजन कहते थे। राष्ट्र सबसे बड़ी इकाई था। कुल का प्रमुख कुलपा कहलाता था। ग्राम का प्रमुख ग्रामणी कहलाता। विश्व का प्रमुख विस्पति कहलाता। जन का प्रमुख राजा या राजन कहलाता। राष्ट्र की सबसे बड़ी इकाई थी। आर्यों का पंचजन सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। आर्यों का पंचजन सबसे बड़ी इकाई है और सबसे छोटी इकाई कुल था। पुष्य, दुर्गति। पुष्य यानी दुर्गपति। स्पर्श, गुप्तचर। स्पर्श को गुप्तचर कहते हैं। पुष्य को दुर्गपति कहते हैं। ब्राजपति को गोचर भूमि का अधिकारी कहते हैं। गोचर भूमि का अधिकारी गाय संभालता था। गाय संपत्ति अघन्य। गाय को संपत्ति बोलते थे। अघन्य यानी ना मारे जाने योग्य, गाय को नहीं मारना चाहिए। भादु गिरह को राजस्व कर एकत्र करने वाला। भाग दुह को राजस्व कर एकत्रित करने वाला था। उग्र, अपराधियों को पकड़ने वाला अधिकारी। उग्र, अधिकारियों को पकड़ने वाला अधिकारी कहते हैं। यव को जो बोलते थे। गाय को अघन्य माना गया है। उर्वरा, कृषि भूमि। गविष्टि, गायों की खोज या युद्ध। बाप्ता, नाई। बाप्ता को नाई कहते हैं। खाद्य पदार्थ, करब। खाद्य पदार्थ को करब बोलते हैं। मरुस्थल, धन्व। मरुस्थल को धन्व बोलते हैं। समुद्र को परावत बोलते थे। समुद्र को परावत बोलते थे। समुद्र को ऋग्वेदिक काल, प्रिय देवता इंद्र था, युद्ध का देवता। प्रिय पशु घोड़ा। प्रिय देवता इंद्र था, युद्ध का देवता। प्रिय पशु घोड़ा था। प्रमुख पेय पदार्थ सोमरस था। प्रमुख पेय पदार्थ सोमरस था। वस्त्र, सूती, ऊनी वस्त्र पहनते थे। सूती पहनते थे, ऊनी भी पहनते थे। मृग, चर्म।